हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं तरंग प्रकाशिकी और आज हम करने वाले हैं फ्रिंज चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं। उसी तरीके से फ्रिंज चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो चित्र वही है। यंग द्विचित्र प्रयोग हमने किया था, उसमें हमने S1 और S2 दो छिद्र लिए थे। उनके बीच की दूरी हम स्मॉल d लेते हैं। S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। द्विछिद्र और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D है। ये वही डायग्राम है। ये है हमारे पास S1 और S2, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। और ये है हमारे पास कोई बिंदु P, तो यहाँ से ये दूरी और ये दूरी हमने ली है और यहाँ से हम निकालना चाहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है कि ये जैसे काले कलर के फ्रिंज है, इसकी मोटाई कितनी है उसी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ये बीच में चमकीली फ्रिंज है, तो ये जो चौड़ाई होगी इस चौड़ाई को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो ये हम इस तरह से फ्रिंज चौड़ाई निकालना चाहते हैं और देखते हैं फ्रिंज चौड़ाई क्या चीज़ है। इसका सूत्र क्या आता है, तो ये हमारे पास वही डायग्राम। मान लिया बिंदु P के ऊपर कोई चमकीली या काली फ्रिंज बन रही है। चमकीले फ्रिंज का मतलब जहाँ पे तीव्रता अधिकतम है, रोशनी ज़्यादा है। काली फ्रिंज का मतलब जहाँ पर तीव्रता कम है, यानी कि अंधेरा है। पर्दे और द्विछिद्र के बीच की दूरी कैपिटल D है, ये दूरी स्मॉल d है। S1 से जो प्रकाश निकलता है बिंदु P पर पहुँचता है, दूरी x तय करता है। S2 से जो प्रकाश पहुँचता है बिंदु P पर, वो x प्लस डेल्टा x दूरी तय करता है। इन दोनों दूरियों में जो अंतर है वो डेल्टा x का है। ये सारा हम कर चुके हैं। ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है OO'P। दूसरा त्रिभुज बन रहा है S1 S2M। दोनों समकोण त्रिभुज है। ये कोण थीटा है। कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब, कोण थीटा के साथ वाली भुजा आधार। इसका आधार कैपिटल D है और ये दूरी x है। इधर x लिया इसलिए हमने इधर xn ले लिया। xn कितना है ये देखेंगे। तो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज OO'P, OO'P ये त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज के अंदर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार सूत्र होता है tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो tan थीटा हमारे पास हो गया, लंब है हमारे पास, मान लो x है या xn है, और आधार है हमारे पास कैपिटल D। थीटा अत्यल्प हो, थीटा अत्यल्प हो, इसका मतलब थीटा का मान बहुत ही कम है। और थीटा का मान जब बहुत ही कम होता है तो जो tan थीटा होता है वो लगभग थीटा के बराबर होता है। थीटा का मान और tan थीटा का मान लगभग बराबर होता है। एक याद रखने के लिए लिख देते हैं कि थीटा जब अत्यल्प होता है, थीटा छोटा हो तो, अत्यल्प हो तो, थीटा अत्यल्प हो तो साइन थीटा लगभग थीटा होता है, कॉस थीटा लगभग 1 होता है और tan थीटा लगभग थीटा होता है। ये बात हमें याद रखने की है। तो अब
हम इस समीकरण को लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन कैपिटल डी, समीकरण नंबर 1। फिर से हम काम करते हैं त्रिभुज S1 S2 M के लिए, त्रिभुज S1 S2 M के लिए। तो ये स्मॉल डी है जो कर्ण है, ये लंब है जो डेल्टा x दिया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा अपने पास लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया, लंब है डेल्टा x और कर्ण है स्मॉल डी, S1 और S2 के बीच की दूरी। तो ये हो गया। तो फिर वही तरीका, थीटा अत्यल्प हो तो थीटा अत्यल्प हो तो टेन थीटा जो साइन थीटा जो होता है वो लगभग थीटा के बराबर होता है। सेम ऐसे ही टेन में, कॉस में ये मान 1 होता है। तो अब इसके आगे साइन थीटा का जो मान है वो हमारे पास, साइन थीटा का जो मान है वो हमारे पास थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा डेल्टा x अपॉन स्मॉल डी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है हमारे पास एक्स एन बटा डी, एक्स एन अपॉन कैपिटल डी, और ये है हमारे पास पथांतर डेल्टा x अपॉन स्मॉल डी, डेल्टा x अपॉन स्मॉल डी। तो अगर हम एक्स एन की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा डेल्टा x अपॉन स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। ये है समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास बिंदु P पर जो प्रकाश पहुंच रहा है वो या तो चमकीली फ्रिंज का होगा या फिर काली फ्रिंज का होगा। चमकीली फ्रिंज का मतलब हुआ कि ये तरंगे या तो समान कला में पहुंच रही होगी तो चमकीली फ्रिंज बनेगी, या फिर ये विपरीत कला में पहुंच रही होगी तो ये काली फ्रिंज बनेगी। तो काली फ्रिंज बनाने के, चमकीली फ्रिंज बनाने के लिए देखते हैं। चमकीली फ्रिंज के लिए डेल्टा x जो है वो n लैम्बडा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। डेल्टा x जो होता है वो n लैम्बडा होता है। जो हमने फ्रिंज चमकीली लेनी है तो पथांतर का मान कितना होना चाहिए, n लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। तो एक्स एन के अंदर वैल्यू रखते हैं, एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसी तरह से n+1 वी चमकीली फ्रिंज के लिए, n+1 वी चमकीली फ्रिंज के लिए डेल्टा x जो है, डेल्टा x वो हो जाएगा n+1 हो जाएगा। तो ये n लैम्बडा है, तो इस n के स्थान पे आ जाएगा n+1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x n+1 इज इक्वल टू n+1, n के स्थान पे n+1, लैम्बडा की जगह लैम्बडा, d की जगह d और स्मॉल d की जगह स्मॉल d। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है कि हमारे पास जैसे लेते हैं हम
फ्रिंज चौड़ाई के लिए हमने लिया ये बॉक्स, जिसमें ये मान के चलते हैं भाई ये एक काली फ्रिंज है, ये दूसरी मान के चलते हैं ये चमकीली फ्रिंज है, फिर ये मान लिया काली फ्रिंज है, फिर ये मान लिया चमकीली फ्रिंज है। इस तरह से कुछ फ्रिंजें मान ली। तो ये फ्रिंज आई है हमारे पास। अब फ्रिंज चौड़ाई का मतलब क्या होता है? फ्रिंज चौड़ाई का मतलब हुआ कि यहाँ से ये दूरी लेनी है, ये दूरी आ गई अपने पास xn। तो फिर इससे अगली वाली फ्रिंज की जो दूरी है वो यहाँ से ये दूरी लेनी है, ये हो गई हमारे पास xn+1। यहाँ से ये दूरी xn+1 दूरी हो गई। अब हमें अगर फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए ये जो दूरी आएगी, ये वाली फ्रिंज, इस फ्रिंज के लिए दूरी आ जाएगी xn+1 xn। ये दूरी हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई की होगी। दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे यहाँ से ये दूरी अपने पास 13 सेंटीमीटर है और ये दूरी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है। ये 13 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है कि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? 13 - 9 बराबर 4 सेंट। वही हमने किया, 13 - 9 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से nवीं फ्रिंज की दूरी निकालो, उससे आगे वाली एक यानी कि n+1वें फ्रिंज की दूरी निकालो, दोनों को घटा देते हैं तो हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई आ जाती है। तो हमारे पास ये तरीका निकालने का कि फ्रिंज चौड़ाई, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी बीटा = xn+1 xn। तो बीटा = xn+1 किसके बराबर? n+1 लैम्बडा, n+1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस ये n लैम्बडा अपॉन d, n लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। तो बीटा = आ गया n+1 - n। क्या किया हमने? लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d कॉमन ले लिया, लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d कॉमन ले लिया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, n से n कट गया, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आया, बीटा = 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। ये आ गई चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई। अभी हम निकालते हैं दीप्त। चमकीली को हम दीप्त फ्रिंज भी कहते हैं, चमकीली को हम दीप्त फ्रिंज भी कहते हैं। अब निकालने वाले हैं हम काली फ्रिंज की चौड़ाई। काली फ्रिंज की चौड़ाई, उसके लिए हम करते हैं काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना, तरीका वही है हमारे पास, समीकरण 3 का उपयोग करेंगे इसका, और यहाँ पे काली फ्रिंज के लिए 2n-1 λ/2। nv काली फ्रिंज के लिए, nv काली फ्रिंज के लिए डेल्टा x का जो मान है वो हो जाएगा हमारे पास 2n-1 λ/2।
तो ये मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो एक्स एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, वहाँ पे था एन लैम्बडा। समीकरण 3 में हमारे पास था डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी तो हमारे पास रहेगा, लैम्बडा बाई 2 ये वाला रख दिया, और ये 2n माइनस 1 हुआ। अब एक्स एन की वैल्यू आ गई, तो n प्लस 1 वी चमकीली फ्रिंज के लिए, n प्लस 1 वी चमकीली फ्रिंज के लिए हो जाएगा हमारे पास एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का जो मान है डेल्टा एक्स ये हो जाएगा 2, n की जगह लिखेंगे n प्लस 1, जो n लिखा है उसकी जगह n प्लस 1, और ये माइनस 1 की जगह माइनस 1 है ये, और लैम्बडा बाई 2 की जगह लैम्बडा बाई 2 है। तो इस तरह से हम पूरा लिखने वाले हैं। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है, और डेल्टा एक्स समीकरण 3 के डेल्टा एक्स की जगह ये लिखेंगे 2n प्लस 1 माइनस 1 लैम्बडा अपॉन 2। तो एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा 2n प्लस 1। तो अब हम लिखने वाले हैं, ब्रैकेट खोलने वाले हैं, तो 2n प्लस 1 माइनस 1 लैम्बडा डी अपॉन 2d। या ब्रैकेट खोलेंगे तो इस जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा तो 2 से 1 माइनस होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2n, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और लैम्बडा डी अपॉन 2d। अब उसी तरह से काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, xn प्लस 1 में से xn माइनस करेंगे। अब हमें काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, और काली फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमें xn प्लस 1 में से xn को माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते हैं बीटा डैश। पिछली बार हमने चमकीली फ्रिंज के लिए बीटा लिया था, इस बार हम काली फ्रिंज के लिए बीटा डैश ले लेते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास xn प्लस 1 माइनस xn। तो बीटा डैश इज इक्वल टू xn की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है 2n प्लस 1 लैम्बडा 2d अपॉन 2n प्लस 1 लैम्बडा d अपॉन 2 स्मॉल d। ये हमारे पास xn प्लस की वैल्यू है लैम्बडा d अपॉन 2 स्मॉल d। xn की वैल्यू है 2n माइनस 1 लैम्बडा d अपॉन 2d माइनस 2n माइनस 1 लैम्बडा d अपॉन 2d। लैम्बडा 2d दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा 2n प्लस 1 ये वाला, माइनस 2n माइनस 1 ये वाला, और कॉमन हमने लिया लैम्बडा d अपॉन 2d। उसके बाद बीटा डैश इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2n प्लस 1, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2, और ये आ जाएगा हमारे पास लैम्बडा d अपॉन 2d। 2n से 2n कट गया, या 2 नहीं होगा 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 और 1 हो जाएगा हमारे पास 2। बीटा डैश इज इक्वल टू
2n से 2n तो कट गया, 1 ये वाला था, ये माइनस माइनस प्लस करके 1 हुआ, और यहाँ आ जाएगा अपने पास लैम्बडा डी अपॉन 2d। 2 से 2 कट जाएगा, बीटा डैश इज इक्वल टू हमारे पास आ गया लैम्बडा डी अपॉन डी। तो अगर ध्यान से देखें तो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है हमारे पास लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। काली फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र भी हमारे पास है लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं काली और चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई आपस में बराबर होती है। अगर हम समीकरण नंबर दे देते हैं इनको, तो ये मान लो 4 नंबर है, 3 नंबर तक आ चुके हैं, ये है 4 नंबर और ये है 5 नंबर, समीकरण 4 और 5। तो समीकरण और 4 और 5 से हमें पता क्या चलता है, समीकरण 4 व 5 से पता चलता है कि बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश है इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी है। ये चीज़ हमें पता चलती है। तो हमने यहाँ पर चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई भी निकाली, काली फ्रिंज की चौड़ाई भी निकाली, और हमने ये तुलना भी की कि फ्रिंज चौड़ाई किसकी ज़्यादा है, काली की ज़्यादा है या चमकीली की ज़्यादा है। काली फ्रिंज को हम यहाँ पे अदीप्त फ्रिंज भी कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज भी कहते हैं। अदीप्त फ्रिंज भी इसको कहते हैं। अदीप्त का मतलब भी काली फ्रिंज ही होता है। तो यहाँ हमने देखा चमकीली और काली फ्रिंज की चौड़ाई आपस में बराबर है। तो अब फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता, फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता, फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। निर्भरता में हमारे पास 3 बातें हैं। सूत्र में हमें दिख रहा है कि फ्रिंज चौड़ाई जो है बीटा का मान निर्भर करता है लैम्बडा पे, डी पे और स्मॉल डी पे। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से पता चलता है बीटा समानुपाती लैम्बडा, यानी कि तरंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होने पर फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा होगी। हमें पता है कि कलर जो होते हैं वो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस स्पेक्ट्रम में ये कलर होते हैं। इधर से इधर जाएं तो तरंगदैर्ध्य लैम्बडा का मान बढ़ता है। अगर लैम्बडा का मान बढ़ता है तो सीधी सी बात है लाल कलर का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा, लाल कलर की फ्रिंज चौड़ाई भी ज़्यादा होगी, और बैंगनी कलर का तरंगदैर्ध्य कम होगा तो बैंगनी कलर की फ्रिंज चौड़ाई भी कम होगी। दूसरी बात है हमारे पास डी, बीटा समानुपाती कैपिटल डी। तो बीटा कैपिटल डी है अपने डायग्राम में पर्दे और फ्रिंज के बीच की दूरी। ये पर्दा है स्क्रीन और ये है बाइस्लिट, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये जो है वो है कैपिटल डी, और दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है स्मॉल डी। तो कैपिटल डी का मान अगर बढ़ेगा, फॉर्मूले से पता चल रहा है कि बढ़ेगा, तो बीटा का मान भी बढ़ेगा। यानी कि द्विछिद्र से पर्दा अगर दूर ले जाते हैं तो कैपिटल डी का मान बढ़ता है, और ऐसे में फ्रिंज चौड़ाई बढ़ती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद तीसरी बात है हमारे पास बीटा समानुपाती 1/d। डी है दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी। डी का मान अगर कम होगा तो बी का मान बढ़ेगा। यहाँ देखते हैं एक बार, बीटा जो है और डी है, डी का मान अगर बढ़ता है तो बीटा का मान भी बढ़ता है। यहाँ पे बीटा है और स्मॉल डी है, डी का मान अगर कम होता है तो बीटा का मान बढ़ता है। सवाल अगर आ जाता है हमारे पास कि फ्रिंज चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बढ़ाने के लिए हमें तरंगदैर्ध्य का मान ज़्यादा लेना चाहिए।
स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी का मान ज़्यादा होना चाहिए ताकि फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाए, और द्विछिद्र यानी कि रेखा छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d का मान कम होना चाहिए ताकि फ्रिंज चौड़ाई का मान अधिक हो सके। इसके आगे देखते हैं हम इसी के साथ का एक टॉपिक, यदि एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए, श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंज कैसी प्राप्त होती है? श्वेत प्रकाश का उपयोग, श्वेत प्रकाश के अंदर 7 कलर होते हैं, विब गौर से याद रखते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या VIBGYOR, इस तरह से हम इनको याद रखते हैं। बैंगनी रंग, श्वेत प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं तो श्वेत प्रकाश के अंदर 7 कलर होते हैं, और अगर हम केंद्रीय फ्रिंज की बात करें तो केंद्र पर 7 कलर जब पहुंचते हैं तो उनका कलांतर, उनके मध्य कलांतर शून्य रहता है, इसलिए 7 कलर एक साथ पहुंचते हैं। इसलिए पहली बात हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज चमकीली होगी, केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होगी। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा चमकीली केंद्रीय फ्रिंज होगी 2 नंबर। 2 नंबर के अंदर हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर लाल कलर की फ्रिंज बनेगी। केंद्रीय फ्रिंज के समीप लाल फ्रिंज बनती है। तीसरा पॉइंट कि केंद्रीय फ्रिंज से दूर, केंद्रीय फ्रिंज से दूर बैंगनी फ्रिंज बनती है। बैंगनी फ्रिंज बनती है, बैंगनी फ्रिंज बनती है। तो पता चला केंद्र में श्वेत फ्रिंज बनेगी, केंद्र में जो श्वेत फ्रिंज बनेगी उसके पास में लाल फ्रिंज बनेगी, और उससे थोड़ा ज़्यादा दूरी पर दूरी बढ़ती जाएगी तो हम बैंगनी रंग की ओर विस्थापित होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिंजें सभी अलग अलग कलर की प्राप्त होती है। जो फ्रिंजें होती है वो सभी फ्रिंजें अलग अलग रंग की होती है। सभी फ्रिंजें अलग अलग रंग की होती है। तो सीधी सी बात है, अगर फ्रिंजें अलग अलग रंग की होती है तो हमें पता है कि बीटा समानुपाती लैम्बडा होता है। तो सभी फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई भी अलग अलग होती है। मतलब लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई के लिए लैम्बडा का मान ज़्यादा होता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो दृश्य प्रकाश की अगर बात करें तो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके लिए बात करें तो 3800 एंगस्ट्रॉम आएगा, और रेड कलर की बात करें तो 7800 एंगस्ट्रॉम आएगा।
तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है तो सीधी सी बात है उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी इस सूत्र के अनुसार ज़्यादा होगी। तो ये हमने एक सवाल किया कि यदि एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो ये टॉपिक है हमारा यंग द्विछिद्र प्रयोग के बारे में। इस पूरे में हमने किया है यंग द्विछिद्र प्रयोग किया, उससे हमने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियाँ निकाली, गणितीय विश्लेषण किया, उसकी विभिन्न स्थितियाँ देखी। उसके बाद हमने चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई निकाली, काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात की और तुलना की दोनों की कि चमकीली और काली फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होती है। निर्भरता की कि फ्रिंज चौड़ाई जो होती है बीटा वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। और उसके बाद एक सवाल किया हमने, श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर फ्रिंज किस प्रकार की प्राप्त होती है। तो हमने देखा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।